हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। आपका यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है, पेपर वन जो है आपका, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज हम इसके राजन सीरीज के जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं तो अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करने के लिए आप इस सीरीज को लगा सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका अब तक कितना चीजें तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे नए हैं वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी की सारी सब्जेक्ट की सीरीज मिल जाएंगी, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो बुनियादी शिक्षा है वो किस दार्शनिक से संबंधित है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें बुनियादी शिक्षा की तो ये आपके जो है संबंधित है, तो आपके महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, आपका बुनियादी शिक्षा की अगर बात होगी तो आपके महात्मा गांधी जी से ये संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, घर पे दी जाने वाली शिक्षा है, यानी कि जो घर में दी जाने वाली शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें घर पे दी जाने वाली शिक्षा की, तो जो घर पे शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, और जो हम घर के बाहर नहीं कह सकते, यानी कि जो हम विद्यालय में शिक्षा देते हैं बच्चों को, वो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा। सभी क्वेश्चन आपके 2022 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। यानी कहने का मतलब है, आपसे प्रश्न में पूछ रहा है ये जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। यथार्थवाद की, प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की या फिर प्रयोजनवाद की। तो देखिएगा, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट पद्धति तो ये आपकी प्रकृतिवादी जो है दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है। आपका जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है वो किस दर्शन पर आधारित है। तो आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आपके प्रकृतिवादी दर्शन पर आपके आधारित है। अगला क्वेश्चन है, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ये आपका मकतब जो है एक शब्द है जो कि आप पूछ रहा है किस किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से या फिर उपयुक्त सभी। तो बात देखिएगा, मकतब जो शब्द है ये आपके प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। आपको प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसको हम मकतब भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि कर सके। आपसे यह पूछ रहा है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो बताइएगा, पार्सन्स का, काने का, महात्मा गांधी या फिर अर्बन। तो अगर हम बात करें मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, तो यह कथन आपके अर्बन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस। तो देखिएगा, अगर हम बात करें स्वच्छ ऊर्जा तो हमारा जो सौर ऊर्जा है ना, ये हमारा स्वच्छ ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी कहने का मतलब ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। आपका अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 7 में या फिर अनुच्छेद 23 में। तो देखिएगा, आपके जो है सही आंसर है आपका अनुच्छेद 21 का क। ठीक है, देखिए आप सभी से मैं बता दूं कि सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका पेपर वन है वर्तमान भारतीय समाज, और जो दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के विकास करके, दोनों सब्जेक्ट बहुत लेंदी हैं। ठीक, इसमें आपका हर चीज एकदम इतिहास के रूप में है, आपको फैक्ट बहुत चीज
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और चीजें होती है तो आपका जैसे सीडीपी वगैरह था, बाल विकास था, शिक्षण अधिगम था, तो वो इंटरेस्टिंग था पढ़ने में, वो चीजें इंटरेस्ट आता था। लेकिन यहाँ पे आपको प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इतनी चीजों के बारे में पढ़ना होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा मस्ट है। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपना टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा कितना तैयार है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि आपके जो आदर्शवाद है उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है। आत्मानुभूति है, आत्माभिव्यक्ति है, या फिर बालक का सामाजिक विकास है, या फिर बालक का प्राकृतिक विकास है। तो देखिएगा, आदर्शवाद के अनुसार अगर हम बात करें शिक्षा का उद्देश्य है, तो शिक्षा का उद्देश्य है आपका आत्माभिव्यक्ति, ठीक, आत्माभिव्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, यानी आपका जो प्रकृतिवाद है वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। प्रभावात्मक, मुकत्यात्मक, दमनात्मक, या फिर सामाजिक। तो देखिएगा, जो हमारे प्रकृतिवादी हैं वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं, तो वो मुक्त्यात्मक जो है अनुशासन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है, आपसे पूछ रहा है कि जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वो कौन से मूल्य कहलाते हैं। सत्य, वैश्विक, या फिर संपूर्ण, या फिर कोई नहीं। तो देखिएगा, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वो आपके वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। कौन से मूल्य कहलाते हैं, आपके वैश्विक मूल्य कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। आपका जो एनसीईआरटी है इसने कितने मूल्यों को स्वीकारा है। तो अगर हम बात करें, एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को स्वीकारा है, ठीक। आप जो है प्रारंभिक शिक्षा के जो नवीन विकास है पेपर 2, वहां पे आप लोग एनसीईआरटी, डायट, सभी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। जो हमारे वैल्यू होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, जो मूल्य होता है वो हमारे व्यवहार को दर्शाता भी है, प्रेरित भी करता है और नियंत्रित भी करता है, इसलिए यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया, ठीक है। आपकी वर्धा योजना ने, कामत योजना ने, या फिर कोठारी आयोग ने, या फिर राधा कृष्णन आयोग। तो देखिएगा, आपके हर एक धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को जो प्रोत्साहित करने वाले हैं, या जो प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया, वो है आपके कोठारी आयोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है, ठीक। आपके जो भावनाओं के विकास का संबंध होता है वो मूल्य के किस पक्ष से होता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, या फिर कौशलात्मक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिएगा। तो भावनाओं के विकास, भावनाओं की बात हो रही तो आपका भावात्मक पक्ष होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं। ये आपका एक कथन है या ये एक विचार है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, ठीक। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो ये जो विचार है वो है आपके महात्मा गांधी जी के, ठीक। किसके हैं, महात्मा गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। ये आपके सारे संगठन है, ये आपको डिटेल में पढ़ाया गया है ना। तो देखिएगा, जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन है वो कौन सा है। यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनआईडीओ,
UNICEF यानी यूनिसेफ। ठीक, तो देखिएगा अगर हम बात करें जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन है वो है आपका यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ये आपकी बुक का नाम है दीवा स्वप्न, और ये आपके कॉन्टिन्यू एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है। तो दीवा स्वप्न एक पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी, गीजू भाई, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान दीजिएगा जो दीवा स्वप्न पुस्तक है इनके जो लेखक है वो है आपके गीजू भाई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। आपकी जो पाली भाषा है वो जो है शिक्षा की माध्यम थी। वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन, मुस्लिम कालीन या फिर मध्यकालीन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि पाली भाषा आपके बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग संबंधित है। आपका जो मुदालियर आयोग है वो किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से या फिर उपयुक्त सभी से। तो देखिएगा आपका जो मुदालियर आयोग है ये संबंधित है आपके माध्यमिक शिक्षा से। किससे संबंधित है? आपके माध्यमिक शिक्षा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सच, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का है, रूसो का है, मॉन्टेसरी का है या फिर प्लेटो का है। तो देखिएगा सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है आपके फ्रॉबेल का। किसका कथन है? फ्रॉबेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो आधुनिक शिक्षा है इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? आपके मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को। तो देखिएगा अगर हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता तो आपके मैकाले को आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। तो आपका जो किंडरगार्टन है इससे क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, बाल उद्यान या फिर बच्चों का कमरा। देखिएगा अगर हम बात करें किंडरगार्टन तो इसका अभिप्राय आपके बाल उद्यान से है। किससे है? बाल उद्यान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। गीजू भाई शिक्षा को मानते थे। आपके जो गीजू भाई हैं ये जो है आपकी शिक्षा को मानते थे, यानी जो शिक्षा है वो किस कैसे मानते थे कि आपकी जो शिक्षा है वो पाठचर्या केंद्रित है या फिर शिक्षक केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है या फिर समाज केंद्रित है। तो देखिएगा गीजू भाई शिक्षा को ये मानते थे कि ये बाल केंद्रित है, बच्चों को केंद्र में रह के शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक, बच्चों को जो है बच्चों को मुख्य में, यानी कहने का मतलब है बच्चों की इम्पोर्टेंस ज्यादा है यहाँ पे। बच्चों के लिए बच्चों को देख के बच्चे को केंद्र में रख के फिर शिक्षा को प्रदान किया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? आपकी जो महिला समाख्या योजना है वो कब से लागू हुई है? तो देखिएगा कब से लागू लागू हुई है? आपकी 1989 से लागू हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। आपकी जो शिक्षा है वो अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा कब से ये स्टार्ट हुई है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपकी 1986 की नीति से। ठीक है, नहीं सॉरी देखिएगा अनिवार्य तो ये आपके दोनों नीति से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ तो दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न है। आपके जो संचार साधन है इसमें कौन से तीन से भिन्न है? ठीक, तो आपका कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया और क्लोज सर्किट टेलीविजन हो गया। तो संचार मतलब क्या होता है? सूचनाओं का प्रसार करना है ना। तो कंप्यूटर के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, क्लोज सर्किट टेलीविजन के द्वारा हम प्रचार सॉरी जो भी आपके सूचना है उनको हम प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा हम नहीं कर सकते। ये थोड़ा भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 1997 में आपसे पूछ रहा है कुल आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? तो कुल आपके 194 थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। आपका जो जनसंचार साधन है इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मनोरंजन के लिए, जनमत निर्माण के लिए, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो सभी के लिए ये आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? आप में भारत में जो प्रसारण की स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता से, मद्रास एवं कलकत्ता से, बम्बई एवं मद्रास से, या फिर दिल्ली तथा बम्बई से। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है आपके? बम्बई एवं कलकत्ता से सबसे पहले प्रसारण की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का समाजीकरण का आद्य व्यक्ति, बच्चे को सबसे पहले कौन हर चीज को उसको देखता है, संभालता है, सिखाता है। तो अगर हम बात करें बच्चे को समाज में जो ढालता है या बच्चे का जो सर्वप्रथम गुरु होता है वो आपकी होती है माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि, यानी स्कूल और समुदाय के बीच में सशक्त संबंध होने चाहिए क्यों? स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता है इसका, है ना? सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए नहीं, समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, बिल्कुल नहीं। सबसे सटीक आंसर यही है कि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है, यानी शिक्षा में जो अवसर की समानता है इसका अर्थ क्या है? तो देखिएगा, शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, नहीं, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर प्राप्त हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो शिक्षा में अवसर की समानता का अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर यही होता है कि कोई भी छात्र है चाहे वो जिस भी क्षेत्र से हो, हर एक बच्चे को शिक्षा के लिए समान अवसर प्राप्त हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है? ठीक, तो देखिएगा, जो आपकी शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे, यानी कि आपकी शिक्षा में अवसर की समानता ये लाया क्यों गया? ठीक, ये विचार में आया क्यों? इसका विचार में आने का एक ही उद्देश्य था कि जो भी आपके पिछड़े और दलित व्यक्ति हैं उनको भी शिक्षा या उनको शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो सके। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की धारा में वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो राज्य है वो विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक के हितों का ध्यान में रखेगा। तो अनुच्छेद 46 में ये चीजें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? अगर हम बात करें कि इस टाइम पे इस टाइम पे बालकों में जो है मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? तो इस टाइम पे समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। तो इस समय आपका टीवी जो है वो सबसे प्रभावी संचार माध्यम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, जो आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार ये तो था ही, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ये भी था, ज्ञान की प्राप्ति ये भी था। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, या कि मुस्लिम में एक संस्कार होता है जब बच्चा आपका जो है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता है, तो ये संस्कार आपका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यवसायीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपके शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी,
शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निशुल्क होती थी। बात हो रही है वैदिक कालीन की। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, वहां पे जो शिक्षा था वो क्या था, यानी फीस दे के पढ़ना होता था, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होता था, या फिर शिक्षा पे राज्य का नियंत्रण था? बिल्कुल नहीं। वैदिक कालीन की जो शिक्षा थी वो पूर्ण रूप से कैसी थी, निशुल्क थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थी। आपकी जो प्राचीन शिक्षण पद्धति है उसमें क्या क्या विधियां थी? तो देखिएगा, आपके श्रवण, मनन, निधि निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करेंगे प्राचीन शिक्षण पद्धति में, तो जो प्राचीन शिक्षण पद्धति है उनकी विधियां थी श्रवण, मनन और फिर निधि ध्यासन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब आपसे यहाँ पे शुरू हो जाता है 2019 के प्रश्न। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था आपका? हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, या फिर अहमदाबाद? तो जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था आपका नालंदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? आपके जो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यहाँ मैकाले नहीं है, नहीं तो मैकाले ही होते हैं। ठीक। क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को। तो देखिए यहाँ मैकाले का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये आपका छनाई का सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो ऑकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकॉले ने, या फिर न्यूटन ने? तो छनाई का सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाले थे वो आपके मैकाले थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। आपकी जो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी घोषणा कब की गई? आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई वो 1968 में की गई। ठीक है। चलिए बढ़िएगा आगे अगले क्वेश्चन में, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जो है सभी लोग बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का चीजें तैयार है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नव विद्यालय का समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है? यह आपका एक कथन है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह किसने लिखा कि जो नव विद्यालय का समस्त संसार का ही नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा है? रेमंड ने, टीपी नंद ने, बालकृष्ण जोशी ने, या फिर रॉस ने? तो ये आपके टीपी नंद ने जो है लिखा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये आपके लैटिन भाषा के शब्द से स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। यह असत्य है कि आपका असत्य है? तो ये क्या है? आपका असत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य करता है, प्रगतिशील कार्य करता है, और आपका निष्पक्ष कार्य करता है? तो देखिएगा, जो आपका विद्यालय होता है वो आपके जो है उपयुक्त सभी कार्य को ये करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से ही नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? कि कोई, ये कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि कोई देश है, कोई राष्ट्र है, उसकी उन्नति विधानसभा से, या फिर आपके बिजनेस से, या फिर इंडस्ट्री से, इन सब से उनकी उन्नति नहीं होती है बल्कि एक विद्यालय, स्कूल से होती है। तो यह कथन आपके डॉक्टर राधा कृष्णन जी का है जो कि आपके टीचर थे, और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे आपका टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है। ठीक। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है, यह आपका कथन सत्य है या असत्य? तो सभी को पता है कि बिल्कुल सत्य है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यवसायिक साधन या फिर अव्यवसायिक साधन? तो देखिएगा आप क्या है, आपका ये औपचारिक साधन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं, यानी राज्य के कौन कौन से आपके शैक्षिक कार्य हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालयों की स्थापना करना बिल्कुल, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना बिल्कुल, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना बिल्कुल। आपका उपयुक्त सभी आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये तो बिल्कुल असत्य है, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? यानी कि कहने का मतलब है, जो आदर्शवाद के हैं लोग, उनका जो है, उनके अनुसार जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो कौन है? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है या फिर विद्यालय है? तो ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो आपके शिक्षक का, ठीक। ये आपके आदर्शवाद के अनुसार बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से आपके आदर्शवादी नहीं है। तो सुकरात, प्लेटो, हीगल, ये सब आपके आदर्शवादी हैं, ड्यूवी आपके आदर्शवादी नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? ठीक, सुकरात, प्लेटो, हॉर्न या फिर स्पेंसर? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो स्पेंसर है, आपके जो स्पेंसर है, ये आपके प्रकृतिवादी दार्शनिक है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा कि जो आपके प्रकृतिवाद है वो आपके मुकत्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, यानी स्कूल को एक लघु समाज के रूप में मानते हैं, कौन मानता है? आपके आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर आपके मानववादी? तो देखिएगा, विद्यालय को जो समाज का लघु रूप मानते हैं वो आपके मानते हैं प्रयोजनवादी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। आपके जो विवेकानंद है, उन्होंने जो है लोगों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था स्थापित की थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज या फिर आपके वेदांत समाज? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तक थी। टैगोर जी जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई वो कौन सी थी? हिंदी स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपके गीतांजलि आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी, यानी जो गांधी जी की द्वारा जो शिक्षा प्रस्तावित की गई वो कौन सी शिक्षा कहलाती थी? तो ये आपको पढ़ाया गया था। पहला ही क्वेश्चन था कि बुनियादी शिक्षा, है ना, गांधी जी के द्वारा जो शिक्षा प्रस्तावित की गई थी वो है आपकी बुनियादी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसके प्रवर्तक कौन थे? आपके महात्मा गांधी जी थे, गीजू भाई थे, विवेकानंद थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। गीजू भाई जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? ठीक, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो प्लेटो है वो मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? प्रश्नोत्तर विधि का, संवाद विधि का, व्याख्यान विधि का या फिर प्रयोगात्मक विधि का? तो सही आंसर आपका क्या होगा? आपके जो है संवाद विधि का, ठीक। प्लेटो ने मुख्य रूप से आपके संवाद विधि का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है या फिर यह कथन किसका है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है? तो देखिएगा, यह कथन जो है ये है आपका अरस्तु जी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है, शिक्षा की जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन है? राज्य है, परिवार है, समाज है या फिर समुदाय है? तो परिवार जो होता है वो शिक्षा की प्रथम पाठशाला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। यह किसने कहा, यानी कि इसको किसने कहा कि जो माताएं हैं वो एक आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर पे जो दी जाने वाली शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। यह किसने कहा, ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो गांधी जी ने कहा, कामेनियस ने कहा, आपके फ्रॉबेल ने कहा या फिर आपके मोंटेसरी जी ने कहा। तो इसका सही आंसर आपके फ्रॉबेल होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है। जो बच्चा है उसका जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू होता है, स्कूल से, परिवार या घर से, समाज से या फिर सभी से। तो बच्चे की जो शिक्षा शुरू होती है वो सबसे पहले आपके परिवार या फिर घर से होती है। अगला क्वेश्चन है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है। ठीक, तो देखिएगा, जो घर है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम विद्यालय है, ये आपका पेस्टोलॉजी ने कहा। ठीक, किसने कहा, आपके पेस्टोलॉजी ने कहा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, ये सत्य है क्या, सत्य है। तो बिल्कुल ये क्या है, सत्य है। जब कोई ज्वाइंट फैमिली होती है, जब वो टूटता है तो बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ना, तो ये चीजों से सभी सफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों का जो चरित्र है इनका निर्माण घर में किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है शिक्षा के साधन में जो है घर का क्या कार्य है। तो आपका जो है बालक का भावात्मक विकास करना, बालकों को मनमानी करने का स्वतंत्र देना, बिल्कुल नहीं। बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें शिक्षा के साधन के रूप में जो घर है उसका कार्य ये होता है कि बालक का भावात्मक विकास करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये कथन है ये है आपके बोगार्ट्स का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए। ठीक, यानी कि जो अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, उनका गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका वातावरण सुखद एवं क्या हो, प्रेम पूर्ण हो, तो हाँ ये हो सकता है। जिसका भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो सबसे अच्छा और सटीक आंसर आपका यही है कि जिस परिवार का वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, ये आपका सत्य है या फिर ये आपका असत्य है। तो ये बिल्कुल सही चीज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। तो दी लॉज, दी न्यू हेलायस, एमिल, दी सोशल कंट्रैक्ट। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रूसो की रचना नहीं पूछा है यहाँ पे आपसे, तो जो दी लॉज है ये रूसो की रचना नहीं है, बाकी तीन आपके रूसो की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर यथार्थवादी। ठीक, तो देखिएगा रूसो के अनुसार जो शिक्षा का स्वरूप है वो होना चाहिए आपकी प्रकृतिवादी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिवी के अनुसार शिक्षक हैं। ठीक, आपके जो डिवी हैं, जॉन डिवी जी, इनके अनुसार आपके जो शिक्षक है वो कौन है। एक बाधा है, टीचर आपकी एक बाधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, एक आदर्श है या फिर विषय विशेषज्ञ है। ठीक, तो अगर हम बात करें ड्यूवी के अनुसार जो शिक्षक है वो है आपके एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूवी की रचना नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूवी जी की रचना कौन सी नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हाउ वी थिंक,
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो अगर हम बात करें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपके ड्यूवी की रचना नहीं है, ये आपके रूसो जी की रचना है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल, समूह गान, एकाकी नृत्य या फिर उपहारों का प्रयोग? तो देखिएगा, फ्रॉबेल के अनुसार जो है, जो खेल अनुपयोगी है वो है आपका उपहारों का प्रयोग। ठीक है, तो देखिएगा आज हमने 82 प्रश्न किया, तो ऑफलाइन कमेंट पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर दीजिएगा, और कुल 82 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सीरीज और मिल जाएंगी, और ऐसे ही सीरीज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, वहां से हम 83 से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम हर एक सब्जेक्ट का सीरीज लेके आएंगे, और वहां पे आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपने अब तक जितना कुछ भी पढ़ा है उससे आपको कितना तैयार है। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, बच्चे जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को लाइक कर देंगे। ओके, थैंक यू।